नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान ने सदन में सोमवार यानी 15 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से इमरान खान को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जनता को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसे बोलने की जरूरत है। आपको बताते चले कि आपको बता दें कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना की। इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए थी। रियाज अहमद खान ने कहा कि इमरान खान को जमानत देने से बेहतर फांसी दे देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट उनका ऐसा स्वागत कर रहा है जैसे कि वह उनके दामाद हों। विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर जज इस यहूदी एजेंट यानी इमरान खान को इतने खुश है तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी विपक्ष दल के नेता ने कहा कि जज अगर चाहें तो पीटीआई में चले जाएं, उनकी पार्टी कुछ सीटें खाली हैं, आगे चलकर उन्हें पीटीआई के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमें ऐसे जजों की जगह पर उन जजों को लाना चाहिए जो गरीबों को न्याय दे सके। इमरान खान के समर्थकों की तरफ से पूरे पाकिस्तान में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बारे में बोलते हुए राजा रियाज ने कहा कि पूरा सदन शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने न्यायपालिका के हाल के कुछ फैसलों के विरोध में आज 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कई मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को व्यापक राहत मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़े जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम यानी फजल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रदर्शनकारी रेड जोन में प्रवेश कर गए, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मंच पर प्रदर्शन किया गया। इमरान खान को वहीं 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 12 मई को 2 हफ्ते की जमानत दे दी गई थी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी कलह लगातार है। इमरान खान को लेकर लगातार सुर्खियां बन रही है। इमरान खान को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर इतनी रहमदिल हैं तो फिर इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाइए। इमरान खान के लिए इतना सॉफ्ट दिल क्यों? वहीं आपको बता दें कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पाकिस्तानी सेना एक्शन में है। पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से एक्शन में है और पाकिस्तानी सेना ने अब इमरान खान के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अगर वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विदेश मामलों की जानकार मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। लेकिन सवाल वही कि पाकिस्तान लगातार जो सुर्खियां बन रही हैं, हर दिन इमरान खान पाकिस्तान की हेडलाइंस हैं। इस समय तमाम नेता, राजनीतिक पार्टी और जो इस समय सत्ता पे है शहबाज शरीफ सरकार, तमाम तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जो सेना है वो 1971 की जंग की तरह अब पाकिस्तान में ये जंग की एक उन्होंने आहट छेड़ दी है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपडेट रखेंगे आप मनीष जी? जी जी इमरान खान ने ये तय कर दिया या तो पाकिस्तान जो है घंटों छोटे पाकिस्तान और फौजी का काम करे, यानी ऐसे की तरह हुए जमीनें जुड़ी हुई हैं, उनके है जो बिजनेस है वो चला जाएगा। तो जो पाकिस्तान फौज के मूल्य
होना चाहिए। कहीं ना कहीं और देखें तो ये देखने के लिए लगता है कि मगर यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नेता कुछ बात करता है वहीं आपको बता दें कि मनीष जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही, दर्शकों तक स्पष्ट आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बताते चले कि इमरान पर आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत केस दर्ज किया गया है। दोषी साबित होने पर मिल सकती है उन्हें मौत की सजा। यानी पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी तरीके से अब इमरान खान को लेकर एक्शन में है और इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ रही है। इमरान खान को लेकर आर्मी लगातार जी 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 मनीष जी आप आप अपनी बात पूरी करें। जी मनीष जी, तो मेरा वापस कहना ये है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को लगातार मोहनत है, विपक्ष के कई सांसद इमरान खान के बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी जाने लगे हैं। ऐसे में एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हर देश को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में तो न्यायपालिका रक्षक होती है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इमरान खान का सपोर्ट कर रही है, लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इमरान की मदद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज इमरान खान की मदद कर रही है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इससे देश में अराजक स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि आज भी लोगों को भरोसा रहता है कि अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो कानून हमारी मदद करेगा, न्यायपालिका हमारी मदद करेगी। लेकिन अगर लोगों को यह लगने लगे कि इमरान के जज भी बाइज्ड हैं, जज भी किसी खास नेता का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसका ये मतलब भी निकलता है कि जज भी ये सोच रहे हैं कि जो इमरान खान की सोच है और जजों की सोच है वो ठीक है, लेकिन न्यायपालिका और फौज ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान की वही मनीष जी सवाल ये है कि पाकिस्तानी जो सेना है वो इमरान खान के खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन में है। उसने इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत केस दर्ज किया है। अगर इसमें इमरान खान दोषी साबित होते हैं, और उम्मीद है कि आर्मी अगर इतना पीछे पड़ी है तो उन्हें दोषी साबित कर दे, तो इसकी एक सजा है, वो है मौत की। मनीष जी, तो पाकिस्तान की फौज के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। इससे पहले भी जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी तरीके से लटकाया था। तो पाकिस्तान में उनका टारगेट जो उसके खिलाफ है, आज जिनके पास सैकड़ों हजारों लोगों को मारने का एक्सपीरियंस हो और वो मारते रहे हो, तो ऐसे में हमें इमरान खान को लटकाने में कितनी बड़ी बात होगी। तो ये निश्चित रूप से खतरे का विषय है, क्योंकि इमरान खान फौज के खिलाफ मुखर रूप से बोलने लगे हैं, फौज का कंट्रोल हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी वो पाकिस्तान की फौज का इंटरनल कंट्रोल है, उस पर एक विरोध बंद हो गए हैं। ऐसे में अस्तित्व की चिंता फौज को हो गई है, और ऐसे में वो इमरान खान को अपने रास्ते में हमेशा के लिए हटाना चाहेंगे। संभव है या तो इमरान खान देश छोड़कर भाग जाए, या उनको जेल में बंद कर दिया जाए और उसके बाद उनको वो सजा दी जाए तो जहां से वो वापस ना आ सके। जाहिर है मौत की सजा वो देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मनीष जी, और सवाल यह है कि अब अगर हम पाकिस्तान की हालत और स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में गरीबी चरम पर है। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, गर्मी का महीना चल रहा है, लोग बेतहाशा परेशान हैं। लेकिन वहां की आवाम, वहां की जो सरकार है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जनता को न देखकर राजनीतिक रोटी सेक रही है। क्या अब ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान सरकार के जो मंसूबे हैं वो उन्हें गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान सरकार के हाथों में कुछ बचा नहीं है, और ये सालों से सेना पे खर्च करते जा रहे थे, देश के विकास में उन्होंने खर्च नहीं किया। भारत के विरोध में इतने अंधे हो गए थे कि अपना सर्वस्व लुटाकर ये भारत का भगवा चाहते थे, जिसका नतीजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। और इसलिए पाकिस्तान की जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने भी हमेशा भारत के विरोध के नाम पर वोट दिए। तो आज ये वही काट रहे हैं जो इन्होंने बोया है, तो चाहे वो फौज हो, वहां के राजनीतिक हो, या पाकिस्तान की जनता हो। पाकिस्तान एक ऐसे संकट में गिर चुका है जहां से निकलना आसान नहीं है। कोई स्ट्रिक्ट राजनीतिक की लगातार विजन के साथ 10 साल काम करेगा, तब कहीं जाकर पाकिस्तान संकट में कुछ संभल पाएगा।
बिल्कुल मनीष जी, और सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान समय रहते अपने आप को एक अच्छी दिशा में, जहां विकास का रास्ता है, स्वास्थ्य और शिक्षा, जहां बेहतर उस पॉलिसी की ओर ले जाता है, या पाकिस्तान एक बार फिर से निस्त नाबूद की ओर बढ़ जाएगा? फिलहाल मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान में जो हलचल है, उसके बीच में लगातार इमरान खान इस समय सुर्खियां बने हुए हैं। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 10 साल पुरानी बात है। कर्नाटक में 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने कद्दावर मल्लिकार्जुन खड़गे और विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई। इसमें सिद्धारमैया का पलड़ा भारी पड़ा और वे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले नेता हैं। 10 साल बाद सिद्धारमैया फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि 2023 के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं, एक सिद्धारमैया और दूसरे डीके शिवकुमार। लगातार कांग्रेस में इस बात को लेकर हलचल है कि कर्नाटक का सीएम अगला कौन होगा। कांग्रेस हाईकमान किसे कर्नाटक की कमान सौंपेगा? फिलहाल अभी इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर मंथन चल रहा है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक पूरी तरीके से हलचल है। आपको बताते चले कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल है और दिल्ली हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस पर मंथन हो रहा है। वहीं कर्नाटक के तमाम जो नेता हैं वो भी अब जो कांग्रेस हाईकमान फैसला लेगा उसे उन्हें सिरोधार करना होगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा? क्या सिद्धारमैया को बनाया जाएगा या डीके शिवकुमार होंगे? फिलहाल इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल है और कांग्रेस की ये पुरानी पहल रही है। आप पुराना कांग्रेस का अगर इतिहास की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के 2 नेता खड़े हो गए थे। एक थे टीएस सिंहदेव और दूसरे थे भूपेश बघेल। बाद में भूपेश बघेल को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ यही दिक्कत कांग्रेस के अंदर राजस्थान में पैदा हुई और उसमें एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत रहे, जिसमें अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को कुछ दिनों के बाद डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अंदरूनी जो कलह रही वो सालों साल चलती रही। फिलहाल राजस्थान में ये अंदरूनी कलह अभी भी चल रही है। वहीं तीसरे हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिर कर्नाटक का सीएम, हिमाचल का सीएम कौन होगा। क्या जो वहां की कांग्रेस की अध्यक्ष रही प्रतिभा सिंह को सीएम बनाया जाएगा? लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लेते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया, मुकेश अग्निहोत्री को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाए और तमाम जो नेता रहे उनको उन्होंने मंत्री पद दिया। तो कुल मिलाकर अब यही हलचल पूरी तरीके से कर्नाटक को लेकर भी चल रही है। माना यह जा रहा है कि कर्नाटक की कुर्सी अब कांग्रेस हाईकमान किसे सौंपेगा? क्या सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। यह मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्त पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। मैं आपको, आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों में हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की प्राथमिकता दी है। आज आवेदन
करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना भी पर्याप्त हो गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। और जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुल मिलाकर 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। अब उन युवाओं को लेकर तमाम चीजें बोली। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े विवादों में हैं। सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं एफआईआर से पता चला है कि ड्रग्स मामले में वानखेड़े की टीम अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग कर रही थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या समीर वानखेड़े ड्रग्स पकड़ने की आड़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। एनसीबी की विजिलेंस जांच में वानखेड़े को खुलासे हुए हैं। साथ ही सामने आया है कि कैसे क्रूज पर रेड की पूरी कोशिश चल रही थी और 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई थी। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों पर विजिलेंस जांच बैठाई थी। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ ऑफिसर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों ने आज तक की समीर वानखेड़े और आर्यन खान की गिरफ्तारी की इनसाइड डिटेल्स बताई है। सामने आई डिटेल्स के मुताबिक एनसीबी की विजिलेंस टीम के अहम किरदार संविज डिसूजा ने वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। डिसूजा वैसे तो एक ड्रग्स सप्लायर था, उसे आईएसडी ड्रग्स केस में एनसीबी की समीर वानखेड़े की टीम ने पकड़ा था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वे मजबूत है। इसके अलावा ममता ने कहा कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव का फार्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती हैं। राज्य सचिवालय नवन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही ज्योतिषी हूं, नहीं कह सकती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकती हूं कि जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती और वहां लोग निराश है। वहां भी कर्नाटक में डाला गया वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। उन्होंने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बाद हो गई है, लोकतांत्रिक अधिकार को बुलडोजर से कुचला जा रहा है और यहां तक कि पहलवानों की नहीं सुनी जा रही है। इसलिए इस स्थिति में क्षेत्र में जो भी मजबूत है उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। मान लीजिए कि बंगाल में मजबूत है तो हम बंगाल में लड़ेंगे, दिल्ली में कांग्रेस लड़ना चाहती है तो कांग्रेस लड़े, बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ में हैं तो वो अपना काम करें। ये सब तय कर सकते हैं और ऐसे में दूसरे राज्यों में भी मिलकर लड़ना होगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल है और ममता बनर्जी का कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद ममता बनर्जी ने समर्थन करने की बात कही है। और इसके पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी उसका समर्थन करने से इनकार कर रही थी। उनको लग रहा था ममता बनर्जी को कि कांग्रेस आने वाले कल में ऐसा ना हो कि कुछ ही राज्यों में सीमित हो जाए, लेकिन अब ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से अब अपने आप को कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ाया है। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक समेत जिन मुद्दों पर
उन्होंने अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू की, उन्हें जनता ने स्वीकार किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर से शुरू हुई 5 दिवसीय यात्रा के चौथे दिन रविवार को जयपुर के महला कस्बे से महारापुरा तक लगभग 25 किलोमीटर दूरी तय की। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महापुरा में एक बस की छत से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि यात्रा सोमवार को जयपुर पहुंचेगी, यानी आज पूरी तरीके से। आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक और नौजवानों के भविष्य, स्वच्छ राजनीति समेत जिन मुद्दों को लेकर यह जनसंघर्ष यात्रा शुरू हुई है, उन तमाम मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया है। पायलट ने कहा कि यह एक व्यक्ति की बात नहीं, जिन मुद्दों को हमने उठाया है उन मुद्दों के साथ जनता भी खड़ी है। पायलट ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जयपुर में कमला नेहरू नगर के पास अपनी यात्रा के 5वें और अंतिम दिन आयोजित होने वाली अपनी सार्वजनिक रैली में लोगों को आमंत्रित किया। पायलट ने भ्रष्टाचार और सरकारी भर्ती परीक्षा के पर्चा लीक मामले में उन्होंने कहा कि यह हमारा मुद्दा है। वही गुरुवार को अपनी यात्रा अजमेर से शुरू की थी और पायलट के एक सहयोगी ने बताया कि यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा को राजस्थान में इन चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।